नमस्कार, मैं अनुराधा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम बातचीत करेंगे प्रैक्टिस सेट 16 के बारे में, जिसमें कुल 35 से 36 प्रश्नों का संकलन है। और आप लोगों को पता होगा कि हम लगातार प्रैक्टिस सेट ले आ रहे हैं जीएस पेपर का। तो जो लोग आज नए जुड़े हैं वो पुराने प्रैक्टिस सेट ज़रूर जाकर देखें और जो लोग डेली देखते हैं या फिर नए जुड़े हैं उन्हीं के लिए कि वो लोग अंत तक आप सभी लोग ज़रूर वीडियो को देखें। आप लोगों को काफ़ी इसका लाभ होगा प्रैक्टिस सेट का। तो उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग अंत तक वीडियो से जुड़े रहेंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक नृत्य उत्पत्ति का स्थान सही सुमेलित नहीं है? ये पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है। क्या है? लोक नृत्य उत्पत्ति का स्थान। ये लोक नृत्य है और ये उसकी उत्पत्ति का स्थान। तो ए है काइकोटिकल केरल, बी हिमाचली कुल्लू घाटी, सी कोली महाराष्ट्र, डी यक्षगान राजस्थान। तो जो काइकोटिकल लोक नृत्य है इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? तो केरल में, ये सही है। बी है हिमाचली कहाँ शुरू हुई? कुल्लू घाटी, ये भी सही है। कोली लोक नृत्य कहाँ शुरू हुई? महाराष्ट्र, ये भी सही है। यक्षगान राजस्थान दिया हुआ है, तो ये राजस्थान में नहीं शुरू हुआ यक्षगान लोक नृत्य, बल्कि ये कर्नाटक में शुरू हुआ था। ये वहां का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यक्षगान जो है कर्नाटक का पारंपरिक लोक नृत्य है। और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? तो नृत्य के अलावा इसमें संवाद होते हैं और पोशाक पे भी विशेष ध्यान दिया जाता है। एक विशेष इसका पोशाक भी होता है। इसके अलावा इसमें मंच तकनीक जो है इसका भी प्रयोग किया जाता है इस लोक नृत्य में। यक्षगान लोक नृत्य की हम बात कर रहे हैं कि इस नृत्य में। और इसके अलावा जो रामायण महाभारत जो एपिक है इन सब का ही मंचन किया जाता है इस नृत्य के माध्यम से। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यक्षगान लोक नृत्य में क्या क्या चीजें हैं। तो जो रामायण महाभारत जैसी कहानियों को ये नृत्य जो है अपना दर्शाता है पोशाक नृत्य संवाद आदि के माध्यम से। तो ये इस टाइप का लोक नृत्य है और इसकी शुरुआत कहाँ हुई? कर्नाटक में। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है बौद्ध ग्रंथ, 2 है विषय वस्तु, ए विनय पिटक, बी सुत्त पिटक, सी अभिधम पिटक, डी महावंश पिटक। बाकी ये बौद्ध ग्रंथ है, इनके आधार पे इनकी विषय वस्तु क्या है हमें मैच करना है। नीचे कूट दिए गए हैं उसके आधार पे इसका आंसर हमें सेलेक्ट करना है कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में क्या है। ये होगा बौद्ध मठ में शामिल होने वाले नियम, जो नियम कानून थे वो सभी विनय पिटक में है। सुत्त पिटक में क्या है? तो वो है बुद्ध की शिक्षाएं। तो बुद्ध की शिक्षाएं किसमें है? सुत्त पिटक में है। अभिधम पिटक में क्या है? तो वो दार्शनिक मामले जितने भी हैं वो अभिधम पिटक में है। महावंश पिटक में ये बौद्ध ग्रंथ के क्षेत्रीय इतिहास सभी के सभी किसमें है? महावंश पिटक में है। तो इसके आधार पे हम देखते हैं कि कूट में कौन सा उत्तर सही होगा। आप लोग भी आंसर दीजिए कमेंट में। तो ए का 3 है, तो यहाँ देख रहे हैं आपके बी सी डी तीनों में ए का 3 दिया हुआ है, ए में नहीं है तो पहले ही ये गलत हो जा रहा है। बाकी बी का 2 दिया है तो हम देखते हैं किसका है। तो यहाँ डी में बी का 2 भी दिया हुआ है। यहीं से डायरेक्ट इसका उत्तर हमें मिल जा रहा है कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की दलहनी फसल नहीं है? देखिए यहाँ पूछा है कि नहीं है रबी की दलहनी फसल। तो ए ऑप्शन चना, बी मसूर, सी ये मूंग है, मिसटाइप हो गया है, मूंग है, डी सेम की फली फ्रेंच बीन। पूछा है कि रबी की दलहनी फसल नहीं है। हम क्वेश्चन को पढ़ने पे ज्यादा जोर देंगे क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे जो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़े हैं और बोल रहे हैं कि ये आंसर नहीं ये आंसर होगा। तो जो हमारा जस्ट इसके पिछला वीडियो प्रैक्टिस सेट 15वां में बहुत लोगों के साथ इशू आ रहा था जबकि वो आंसर मेरा सही है। और आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। चीजों को समझने के डायरेक्ट आपको दे नहीं देगा कि बीएचयू की स्थापना किसने की थी।
वो सीएचएस के बारे में रिलेटेड उससे क्वेश्चन है, सीएचएस से उसी को थोड़ा सा घुमा दिया है उस क्वेश्चन को, इसलिए उसका आंसर एनी बेसेंट होगा। तो बहुत लोग उसमें कंफ्यूज था, इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने की जल्दीबाजी नहीं करनी है, नहीं तो आंसर हम गलत करके आ जाएंगे। तो यहाँ दिया है एक रबी की दलहनी फसल नहीं है, तो चना, मसूर, सेम की फली, ये सब दलहनी फसल है रबी की। मूंग नहीं है, ये किसकी फसल है, तो ये खरीफ की फसल है, मूंग जो है। बाकी रबी की फसल के बारे में जान लेते हैं। इसको शीतकालीन फसल भी कहा जाता है, क्योंकि ये इस समय सर्दियों में ही बोई जाती है। आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, बहुत लोग जो गांव से होंगे उनको पता होगा कि अभी खेतों में गेहूं की बुआई चल रही है, और कई लोगों के धान कट चुके होंगे, और कुछ लोगों के अभी बाकी भी होंगे, तो उसी के आधार पे आप लोग समझ सकते हैं। तो जो रबी की फसल होती है, इसकी बुआई कब होती है, तो अक्टूबर से दिसंबर में इसको बोते हैं रबी की फसल को। बाकी इसको काटते कब है, जब बसंत ऋतु आती है, तब मार्च से अप्रैल के महीने में इसकी कटाई होती है। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि जो अभी सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि जो चारों तरफ आप लोग देख रहे होंगे कि गेहूं जो नॉर्मली है, तो वो अभी बोया जा रहा है, और उसकी कटाता कब है वो, तो मार्च से अप्रैल के महीने में उसको काटा जाता है, तो वो रबी फसल के ही अंतर्गत आता है। इसके अलावा गेहूं के अलावा क्या क्या रबी फसल में आते हैं, तो जौ, मटर, सरसों, ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। बाकी खरीफ फसल की बुआई कब होती है, तो आप लोग जान रहे होंगे कि इसको गर्मियों में ही बोया जाता है। जो धान है इसको गर्मी में बोया गया था, अभी कट रहा है, तो ये खरीफ फसल के अंतर्गत आता है धान। तो इसका सबसे जो इजी उदाहरण है जो आपकी नजर में है वही हम दे रहे हैं सबसे पहले। तो इसकी बुआई जो होती है वो जून जुलाई में होती है खरीफ फसल की। बाकी कटता है ये सितंबर से अक्टूबर के महीने में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि बुआई जून जुलाई, कटाई सितंबर से अक्टूबर में खरीफ फसल। बाकी इसके अलावा इसमें क्या क्या आता है, धान है, मक्का, ज्वार, मूंग, गन्ना, कपास, ये सब खरीफ की फसलें हैं। उम्मीद है आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि कौन सी रबी फसल है, कौन सी खरीफ फसल है, कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो इसमें पूछा था कि रबी की दलहनी फसल नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मूंग दलहनी फसल नहीं है, बल्कि ये खरीफ फसल है। प्रश्न 4, निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? ए है तमिलनाडु, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। निवेश मित्र योजना से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ये किस सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा इसको शुरू किया गया है निवेश मित्र योजना को। क्यों? व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए और सुचारू और सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए ये निवेश मित्र योजना शुरू की गई है। प्रश्न नंबर 5, अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जिल्द का क्या नाम है? जो अबुल फजल द्वारा अकबरनामा लिखी गई है, कभी कभी तो ये पूछ देता है ऐसे मैच द फॉलोइंग वगैरह में भी पूछता है कि अकबरनामा कौन लिखा है, तो ये यहाँ से पता चल रहा है कि अबुल फजल, इसको तो ध्यान रखेंगे। बाकी ये कितने जिल्दों में है, ये इस 3 जिल्दों में बटी है अकबरनामा जो है। तो इसकी तीसरी जिल्द का क्या नाम है? ए है सुलह ए कुल, बी आईने अकबरी, सी मंजिल आबादी, डी सिपह आबादी। तो इसकी तीसरी जिल्द का क्या नाम है? आईने अकबरी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इसमें क्या है आईने अकबरी में, तो इसमें अकबर के साम्राज्य के बारे में पूरा वर्णन दिया गया है, उसके साम्राज्य, जो उसका भौगोलिक विस्तार था, उसका पूरा भूगोल, राजस्व, सेना, सभी के बारे में इसमें वर्णन मिलता है आईने अकबरी में, अकबर के काल का। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? ए धमेक स्तूप, बी सांची का स्तूप, सी केसरिया स्तूप, डी भरौत स्तूप। तो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है?
तो ये है केसरिया स्तूप। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। बाकी ये केसरिया स्तूप है कहाँ? ये है पूर्वी चंपारण, बिहार में। अगर आप लोगों में से कोई बिहार से जुड़ा हुआ हो तो कमेंट करके बताएं कि कौन लोग हैं इधर से। पूर्वी चंपारण, बिहार में है ये केसरिया स्तूप। बाकी इसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट इसकी केसरिया स्तूप की, तो 104 फीट है। और इसका निर्माण कौन कराया था? तो अशोक, अशोक के समय में इसका निर्माण हुआ था केसरिया स्तूप का। और ये धम्मिक स्तूप कहाँ है? तो ये सारनाथ में है, यूपी में। वाराणसी के पास सारनाथ है, वही है। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और भरौती स्तूप कहाँ है? तो ये भी मध्य प्रदेश में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7वां है, 1539 ईस्वी में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना? ए गुरु नामदेव, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु अर्जुन, डी गुरु अंगद। 1539 ईस्वी में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो लोग पढ़े होंगे बताइए, जिनको पता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरु अंगद को। प्रश्न नंबर 8, भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? तो यह है महाराष्ट्र की। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए है सी राजगोपालाचारी, बी प्रणब मुखर्जी, सी अब्दुल गफ्फार खान, डी नेल्सन मंडेला। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये इसको हम कई बार बता भी चुके हैं, पिछले कई वीडियो में ये आया भी है, कई एग्जाम में पूछा गया है अलग अलग तरीके से। इसका सही उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। इनको कब मिला था? तो 1954 ईस्वी में इनको मिला था। इनके साथ साथ सीवी रमन को भी मिला था, फिर राजगोपालाचारी के साथ साथ 1954 में 3 लोगों को मिला था। और इसके अलावा 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा हुई थी। 5 लोगों को मिला भी भारत रत्न। तो उनमें से कौन कौन थे, हम इसके पहले भी आप लोगों को एक वीडियो में बता चुके हैं। जो पुराना प्रैक्टिस सेट देखे होंगे उनको पता होगा। लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी पहले। दूसरे हैं आपके कर्पूरी ठाकुर, नरसिम्हा राव, इसके अलावा चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, और 5वें हैं एम.एस. स्वामीनाथन। इन लोगों को 2024 में घोषणा हुई थी 5 लोगों को भारत रत्न देने की। बाकी इन 5 लोगों को भारत रत्न मिला था। कौन कौन से हैं देख लीजिए। लाल कृष्ण आडवाणी है, कर्पूरी ठाकुर, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम.एस. स्वामीनाथन। अगर पूछ दे चारों लोगों का नाम, 5 लोगों का नाम देकर, तो आप लोग तुरंत इसका जवाब दे सकते हैं। बाकी हो सकता है संख्या भी पूछ सकता है कि कितने लोगों को मिला, तो 5 लोगों को मिला। बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैधानिक संस्था है? ए है नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी योजना आयोग, डी श्रम आयोग। यहाँ पूछा कि कौन सी एक वैधानिक संस्था है, तो कौन सी होगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वित्त आयोग। वित्त आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है? तो आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 के तहत इसका संविधान में उल्लेख है वित्त आयोग का। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 12, भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण करता है? ए योजना आयोग, बी वित्त आयोग, सी राष्ट्रीय विकास परिषद, डी संसद। तो भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण कौन करता है? तो वो करता है वित्त आयोग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13,
निम्नलिखित में से किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्धसंघात्मक शब्द का प्रयोग किया? ए है जवाहरलाल नेहरू, बी लास्की, सी केसी वीर, डी बी आर अम्बेडकर। ये क्वेश्चन हम एक बार आप लोगों को बता भी चुके हैं। बाकी पॉलिटी की हमने कुछ शॉर्ट नोट्स की वीडियो भी डाली थी, उसमें भी हमने इस पे चर्चा की थी कि अर्धसंघात्मक शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो वो किए थे केसी वीर ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है? ए राष्ट्रीय आय समिति, बी योजना आयोग, सी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है भारत में? तो वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है? यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पूछा है कि नहीं होता है। ए है दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, बी राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर, डी है राज्यों के राज्यपाल। पूछा है नीति आयोग की शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है। तो देखते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ये तो होते हैं, राज्यों के सभी मुख्यमंत्री ये भी होते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर ये भी होते हैं, बाकी राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वो नहीं होते हैं। तो यहाँ पूछा है कि नहीं, इस शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वो नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 16, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? ए है लाहौर अधिवेशन, बी कलकत्ता अधिवेशन, सी लखनऊ अधिवेशन, डी मद्रास अधिवेशन। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? आप लोग बताइए, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो ये हुआ था ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन में। बाकी लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रश्न नंबर 17, सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ए है सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी पट्टाभी सीतारमैया। यहाँ से मात्रा गायब हो गई है, पट्टाभी सीतारमैया, डी सी राजगोपालाचारी। यहाँ पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके आईएनसी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये किसको हराए थे? तो ये पट्टाभी सीतारमैया को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ये लोग 1939 ईस्वी में इन दोनों लोगों ने चुनाव लड़ा था। कब? तो 1939 ईस्वी में पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस ने इनको सुभाष चंद्र बोस को कितने वोट मिले थे? मान लीजिए कभी पूछ दे तो 1580 वोट सुभाष चंद्र बोस को मिले थे। बाकी सीतारमैया को कितना मिला था? पट्टाभी सीतारमैया को कितने वोट्स मिले थे? अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट करिए। 1377 वोट पट्टाभी सीतारमैया को मिला था। इसकी वजह से ये हार गए थे सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे इस चुनाव में। प्रश्न नंबर 18, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है जिसमें विद्रोह है और सूची 2 है जिसमें उसका डेटिंग दिया हुआ है कि कब कौन सा विद्रोह हुआ था। ए जाट विद्रोह, बी बुंदेला विद्रोह, सी सतनामी विद्रोह, डी सिख विद्रोह। इसके नीचे कूट दिए गए हैं ए बी सी डी, बाकी इनके आधार पे हमें आंसर करना है। तो जाट विद्रोह कब हुआ था? आप लोग जवाब दीजिए। 1669 ईस्वी में जाट विद्रोह हुआ था। बुंदेला विद्रोह 1554 ईस्वी में हुआ था। सतनामी विद्रोह 1672 ईस्वी में और सिख विद्रोह, ये विद्रोह है। सिख विद्रोह कब हुआ? जो बचा 1675 ईस्वी में सिख विद्रोह हुआ था। इसके आधार पे सही कूट क्या होगा देखते हैं। तो ए का 3 है,
तो यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है ए का 3, तो इसलिए डायरेक्ट इसका सही उत्तर यहीं से हो जा रहा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ए 7 अगस्त 1905 को, बी 5 अगस्त 1905 को, सी है 16 अगस्त 1905 को, डी है 16 अक्टूबर 1905 को। यहाँ कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में, तो यहाँ कौन से विभाजन की बात हो रही है? तो यहाँ बंगाल विभाजन की बात हो रही है कि बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, उसकी डेटिंग पूछी जा रही है। तो ये हुआ 7 अगस्त 1905 को, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ये बंगाल विभाजन के विरोध में ये विशाल प्रदर्शन हुआ था, कहाँ हुआ था? कलकत्ता के टाउन हॉल में। और यहीं से जो स्वदेशी आंदोलन था इसकी औपचारिक शुरुआत हुई, जिसमें ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार किया गया और भारतीय चीजों पे को अपनाने पे बढ़ावा दिया गया। तो अगर कभी भी पूछे कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत तो यही बंगाल विभाजन के विरोध प्रदर्शन से ही शुरू हुई, जिसमें विदेशी उत्पादों का विदेशी उत्पाद या ब्रिटिश उत्पाद का बहिष्कार शुरू हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज को। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस देश ने आजाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी थी? इसको भी हमने कई बार बताया है अपने वीडियो में। ए इंडोनेशिया, बी जर्मनी, सी इटली, डी फिलीपींस। यहाँ आजाद हिंद सरकार से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि किस देश ने आजाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी थी। तो इसका गठन कब हुआ था आजाद हिंद सरकार का? तो 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार का गठन हुआ था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कहाँ हुआ था? तो सिंगापुर में। अगर कोई भी पूछता है आप लोगों से कि आजाद हिंद सरकार के बारे में, तो इतना तो आप लोग बता ही सकते हैं, जो लोग इस वीडियो को देखे रहेंगे, कि इसका गठन कब हुआ? तो 21 अक्टूबर 1943। कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस। कहाँ? तो सिंगापुर में। बाकी इसको कौन सी सरकार अरे कौन सी देश मान्यता नहीं दिया था, ये देखते हैं। तो पहला है इंडोनेशिया, जर्मनी, इटली, फिलीपींस। तो जर्मनी, इटली और फिलीपींस ये तीनों मान्यता इस सरकार को दिए थे, आजाद हिंद सरकार को। इंडोनेशिया नहीं दिया था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए है अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बी ताल्लुकदारी प्रणाली बंबई या मुंबई, सी महलवाड़ी प्रणाली उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, डी रैयतवाड़ी प्रणाली मद्रास। तो प्रश्न नंबर 21 में क्या पूछा है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अस्थाई बंदोबस्त बंगाल ये तो सही है। ताल्लुकदारी प्रणाली बंबई हुई थी, आप लोग बताइए। नहीं, यही गलत है। बाकी महलवाड़ी प्रणाली ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत सही है। रैयतवाड़ी प्रणाली ये मद्रास ये भी सही है। ताल्लुकदारी ताल्लुकदारी प्रणाली जो थी वो मुंबई में ना होकर ये कहाँ हुई थी? शुरू अवध क्षेत्र में, ये यूपी के अवध में ताल्लुकदारी प्रणाली, इसलिए ये गलत है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 22, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है, इधर शासक दिए हुए हैं। सूची 2 है उनकी उपाधियों से रिलेटेड कि किस शासक को कौन सी उपाधि दी गई थी या फिर उनको क्या कहा गया है। तो कुषाण और बी है पुलकेशिन द्वितीय, सी हर्षवर्धन, डी समुद्रगुप्त। नीचे कूट दिया गया है, तो देखते हैं किसको क्या कहा गया है। अगर आप लोगों को किसी को आ रहा हो तो आप लोग जवाब दीजिए इसका क्या उत्तर होगा। तो कुषाण का देवपुत्र ये सही है। ये जो कुषाण वंशीय शासक थे उनको देवपुत्र कहा गया। ये लोग उपाधि धारण किए हुए थे, ये देवपुत्र ए का 1 हो जाएगा।
पुलकेशिन द्वितीय। तो ये हैं दक्षिणापथेश्वर, इनको कहा गया। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन को क्या कहा गया? तो शकलोत्तर पथनाथ। और डी समुद्रगुप्त, इसको कविराज कहा गया। ये लोग कविराज की उपाधि भी धारण किए थे समुद्रगुप्त। इस वजह से इसका कूट देखते हैं किसमें मैच हो रहा है। तो ए का 1 है, यहाँ से डायरेक्ट इसका उत्तर निकल जा रहा है। बी का 3, सी का 2, डी का 4। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। बाकी देखते हैं शकलोत्तर पथनाथ का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ है उत्तर का स्वामी। तो हर्षवर्धन को क्या कहा गया था? शकलोत्तर पथनाथ, मतलब कि उत्तर का स्वामी कहा गया था। हर्षवर्धन जो थे ये वर्धन वंश के सबसे अंतिम शासक और सबसे शक्तिशाली शासक थे हर्षवर्धन, और इनको पूरा उत्तर का स्वामी कहा गया। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया है कि उसने वह सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया और जाना जो अन्य किसी द्वारा संभव नहीं हो सका था? ए है वाकपति मुंज, बी भोज, सी मिहिर भोज, डी है सिंधुराज। तो उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया है किस शासक के लिए कि उसने वह सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया और जाना जो अन्य किसी द्वारा संभव नहीं हो सका था। तो ये कहा गया है भोज के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बाकी उदयपुर प्रशस्ति जो है इसमें परमार वंश के जितने भी शासक थे उन सभी परमार वंशीय सभी राजाओं के राजवंश का इतिहास पता चलता है। परमार वंश के राजवंश का इतिहास किससे पता चलता है? तो उदयपुर प्रशस्ति से। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से अकलुषित मनो से आनंद का भोग करे? ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी समुद्रगुप्त। तो किस राजा का कथन है ये कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से अकलुषित, मनो से आनंद का भोग करे? तो ये था हर्षवर्धन का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। हर्षवर्धन का शासनकाल क्या था? इसके पहले भी हमने बताया कि काफी महान शासक थे। पिछले क्वेश्चन में बोल रहे भी थे जो मैच द फॉलोइंग का था। बाकी इनका शासनकाल हम उस टाइम आप लोगों को नहीं बताए थे। तो इनका शासनकाल था 606 से 647 ईस्वी तक। हर्षवर्धन का शासनकाल था। ये वर्धन वंश के सबसे अंतिम शक्तिशाली शासक थे। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है? ए है कैलिफोर्निया धारा, बी बेंगुएला धारा, सी अलास्का धारा, डी हम्बोल्ट धारा। कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है? तो इसका सही उत्तर होगा बेंगुएला धारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा हम्बोल्ट धारा इसकी है, कहाँ है? तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। हम्बोल्ट धारा कहाँ है? तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर से उद्गमित होकर तिपकीला पहाड़ी दर्रे से गुजरती है? ए है ब्यास, बी सतलज, सी रावी, डी चेनाब। तो कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर से निकलकर तिपकीला पहाड़ी दर्रे से गुजरती है? तो वो है सतलज नदी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा सतलज जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। एक मतलब सिंधु नदी की ये प्रमुख सहायक नदी सतलज है। इसके अलावा सतलज नदी पे कौन सा एक बहुत मशहूर बांध है? कौन सा बांध है आप लोग बताइए? तो भाखड़ा नागल बांध जो है वो किस नदी पर है? तो वो है सतलज नदी पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 28, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत था? ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी गुजरात।
तो यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत था, मतलब कि सबसे ज्यादा आबादी शहर में किस राज्य की रहती थी। तो इसका सही उत्तर होगा गोवा, ऑप्शन ए। कितनी प्रतिशत आबादी शहर में निवास करती है गोवा में, तो वो है कुल आबादी की 62.2% आबादी जो है वो गोवा में रहती है, गोवा में रहती थी 2011 की जनगणना के अनुसार। प्रश्न नंबर 29, पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ए है उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी गुजरात, डी राजस्थान। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो वो है राजस्थान में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30, शहरी उष्मा द्वीप की परिघटना किससे संदर्भित है। ए है वृक्ष आवरण की अधिकता, बी शहरी क्षेत्रों में तापमान में कमी, सी आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान, डी ऊर्जा की उपभोग में कमी। शहरी उष्मा द्वीप की परिघटना किससे संदर्भित है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा देखते हैं। तो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान, ये सही होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 31, राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है। ए है नई दिल्ली, बी मुंबई, सी हैदराबाद, डी लखनऊ। तो राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है, तो यह है नई दिल्ली, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 32, उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय क्रियाओं की निगरानी करने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है। ए सृष्टि, बी कोषवाड़ी, सी एनआईसी, डी अर्थशास्त्र। तो उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय क्रियाओं की निगरानी करने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है, तो ये की गई है कोषवाड़ी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 33, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। ए है तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, डी कर्नाटक। पूछा है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है किस राज्य में, तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केरल में। केरल में महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों से अधिक है। प्रश्न नंबर 34, जैव उर्वरक है। ए सूक्ष्म जीवों का संवर्धन या कल्चर, बी कार्बनिक खादें, सी हरी खादें, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जैव उर्वरक क्या है, तो ये है सूक्ष्म जीवों का संवर्धन कल्चर, ऑप्शन ही इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 35, द पॉपुलेशन बॉम्ब नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए पाल आर एहरलिच, बी डोनाल्ड बोक, सी थॉम्पसन, डी माल्थस। पॉपुलेशन बम के लेखक, पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है पाल आर एहरलिच, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 36, उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी। ए है 29 दिसंबर 1996 को, बी 29 दिसंबर 1998 को, सी 29 दिसंबर 1997 को, डी 29 दिसंबर 1999 को। तो ये घोषित कब की गई थी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा 29 दिसंबर 1998 को। तो कभी भी पूछे कि उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई, तो 29 दिसंबर 1998 को। तो यही हमारा आज का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ आज का 16वां जो हमारा प्रैक्टिस सेट था वो खत्म हुआ। उम्मीद है आप लोग अंत तक जुड़े रहे होंगे, पूरे वीडियो लेक्चर को देखे होंगे और आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी, प्रश्न भी आपको समझ में आए होंगे। आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय को जरूर दीजिए। बाकी चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में नई प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।